बहुत सारे पेरेंट्स अभी बात कर रहे हैं हाइपर एक्टिविटी की, टॉकिंग टू प्रोफेशनल्स, बट बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि इग्नोरेंस में, नॉन अवेयरनेस के कारण सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं और बच्चा मार खा के, गुस्से से या शाउटिंग से बड़ा होता है। अब इस केस में जनरली देखा जाता है कि बच्चा एक एंग्री पर्सन बनने लग जाता है। तो यही बच्चा जब टीन बनेगा या एडल्ट बनेगा तो किस तरह के चैलेंजेस रहेंगे उसके लाइफ में। बच्चों से प्यारा प्योर सोल कोई नहीं है इस वर्ल्ड में। फेल हो गया है तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो तेरे नंबर फिर कम आए हैं। आज पेरेंट्स ये सब शब्द बोल तो देते हैं लेकिन वो मेंटली बच्चे को तोड़ रहे हैं। बच्चा क्या करता है, ये सब चीजों को पहले तो कोप अप करने की कोशिश करता है। कैसे कोप अप करता है? टेंट्रम से, बिहेवियर से, मील्स को स्किप करके। जब वो बच्चा होता है, राइट। धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा होता है मैम, वो स्मोकिंग पे आ जाता है। बच्चों में ये एक भावना आ जाती है, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, आई शुड लीव दिस वर्ल्ड। Good morning and namaskar. Today we have Dr. Ankit Darar, who is MBBS MD and Head of Psychiatry Department in Indira Gandhi Hospital, Delhi. And today he has taken out time from his busy schedule to be present at Parenting and Wellness podcast with psychologist Reena Chopra, powered by SAR Holistic Wellness. Dr. Ankit Darar holds a total experience of more than 15 years in treating children, adolescents, and adult psychiatry and mental health. He has helped thousands of families so far, and I really thank you, Dr. Darrell, for taking out time today and being present on this podcast with me. Thank you. थैंक यू रीना जी फॉर इनवाइटिंग मी एट योर पॉडकास्ट एंड आप सारे व्यूअर्स को जो आपके चैनल के थ्रू मुझे देख रहे हैं, उन सबको भी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यस मैम, सो वी आर रेडी टू गो। As you know, मेरा जो रुझाव है, like my niche is hyperactivity and ADHD. So I'm very curious to know, like being a psychologist, I cannot recommend medicines. But as a psychiatrist, my one question to you is that at what age the children should be recommended medicines, and is medicine the first resort to solve hyperactivity? वेरी गुड क्वेश्चन रीना जी। हाइपर एक्टिविटी एक ऐसा टॉपिक है विच मैनी ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ, फर्स्टली। जी जी सेकेंडली, मैनी ऑफ द चिल्ड्रन दे आर नॉट एबल टू सीक प्रॉपर चैनलाइज हेल्प, जी 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 बिकॉज वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एडीएचडी है क्या, और एडीएचडी की क्या मेडिकेशन होती है, किस टाइम से मेडिकेशन लेनी चाहिए। जी सारे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ, हर पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा थोड़ा भी इनअटेंटिव है, बहुत ज्यादा चंचल है, मोटर की तरह भागता रहता है, या क्लास से बहुत ज्यादा कंप्लेंट आती है, टीचर बोलती है सर या मैम आपको इतनी, आपके बच्चे को इतनी बार बिठा देते हैं, उठ के भागता है, कभी उसको छेड़ता है, कभी उसको मारता है, कभी ये करता है वो करता है, और पढ़ाई में जीरो हो रहा है, तो ये सारे लक्षण पे आपको वार्निंग साइन होने चाहिए कि आपके बच्चे को एक ट्रीटमेंट सीख करना चाहिए या एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए पहले, और एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मतलब साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट एक टीम में होते हैं, तो पहले सबसे पहले आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, एंड साइकेट्रिस्ट विल automatically seeing the problem, seeing the age, seeing the child difficulties, वो साइकोमेट्री टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन था कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट मैम, जो एडीएचडी है वो अकॉर्डिंग टू DSM-5 7 साल के बाद आपको मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए या डायग्नोज करना चाहिए। आफ्टर 7 इयर्स, पहले से DSM-4 में शायद 6 इयर्स का होता था, अब वो चेंज करके उन्होंने अपडेट करा है, 7 इयर्स में बोला है। तो एक तो तब आपको वो प्योर डायग्नोसिस मिल सकता है कि आपके बच्चे में एडीएचडी प्रॉब्लम है या कोई और बिहेवियरल प्रॉब्लम है। एक तो ये है, दूसरा मेडिकेशन हम 7 साल के बाद ही अगर बहुत रिक्वायर्ड है तो साइकेट्रिस्ट की सुपरविजन में हम मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मैम और कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं दीना जी।
डॉक्टर अंकित, मेरे बिकॉज मैं बहुत सारे पेरेंट्स से बातचीत करती हूँ फॉर हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं दे आर नॉट अवेयर कि बच्चा नॉटी है कि हाइपर है। बिकॉज बहुत थिन लाइन रहता है 5 से नीचे साल के बच्चे को, कि पता नहीं चलता, कंफ्यूजन होती है कि हाइपर एक्टिविटी है कि नॉटी है। और जब जब तक कंफ्यूजन दूर होती है तब तक बच्चा ऑलरेडी एक स्टेज क्रॉस कर चुका होता है, विच इज 7 8 9, और प्री पुबर्टी हिट करने वाला होता है। सो डॉक्टर अंकित, बिल्कुल मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि पेरेंट्स को कौन से साइंस एंड सिम्टम्स के लिए बहुत विजिलेंट रहना चाहिए, और अगर साइंस एंड सिम्टम्स दिखे तो इग्नोर नहीं करने चाहिए? रीना जी, एक तो अगर स्कूल से बार बार कंप्लेंट्स आ रही हैं, जी। बार बार टीचर कह रही है कि भैया बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, या ध्यान नहीं दे रहा है, या कुछ ना कुछ से खेल रहा है, तो ये सबसे पहला साइन सिम्टम है। ये सबसे पहला साइन है। ठीक है। दूसरा है कि एकदम जो मैं कहते हैं ना, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान टूट जाना, परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो जाना, कम नंबर आना, फेल हो जाना। ठीक है। या मतलब हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं लैग करना। तो एकेडमिकली अगर बच्चा फेल हो रहा है या एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ये दूसरा साइन सिम्टम। ओके। तो ये दो साइन में मतलब ये मैं आपको जनरल, वैसे तो बहुत सारे साइन सिम्टम होते हैं, लेकिन मैं ये दो जनरल इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही साइन सिम्टम और सबसे ज्यादा कॉमनली रिपोर्ट किए जाते हैं, देखे भी जाते हैं और इग्नोर भी किए जाते हैं। ओके। मोस्टली पेरेंट इन साइन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं और वो सोचते हैं बस बच्चा है, छोटा है, चंचल है, इसलिए ऐसा कर रहा होगा, एज बैठ छोटी है नहीं इसलिए पा कर रहा रहा है, इसलिए बैठ नहीं पा रहा होगा। है, हाँ, कमांड फॉलोइंग नहीं कर पा रहा है, बात नहीं सुन पा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है, आपने कोई होमवर्क दिया वो अनकंप्लीट जा रहा है, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया वो कैरी आउट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे साइन सिम्टम बेसिक साइन एंड सिम्टम होते हैं। आपका कहना नहीं मान रहा है ना, एक जगह पे टहल रहा है, ज्यादा खेल रहा है, रात को कम सो रहा है, दिन भर मतलब दिन में नहीं सोता है, रात में भी लेट तक एकदम एनर्जी में रहता है, तो ये साइन एंड सिम्टम जो कि आपको वॉच आउट करने चाहिए एडीएचडी के लिए, और एक डॉक्टर को मिलना चाहिए इन सिम्टम्स के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकित दरल शेयरिंग फॉर दिस। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे जैसे हमारे पास पेरेंट्स आ रहे हैं तो बहुत ही एक स्ट्रेंज चीज देखने को मिल रही है कि 2 2.5 साल के बच्चे को मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, एंड दैट टू विदाउट एनालिसिस। सीधा आप गए पेडियाट्रिक के पास और पेडियाट्रिक्स ही मेडिसिन लिख लिख के दे रहे हैं 2.5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को। अब पेरेंट तो अनअवेयर है, गया है डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन दे दो, और वो मेडिसिन देने शुरू कर देते हैं, और बाद में सिम्टम्स आ रहे हैं 3 4 साल के बच्चे में कि हेड बैंगिंग शुरू हो गई है, शाउटिंग शुरू हो गई है। तो आप मुझे बताइए कि इज देयर एन appropriate age to give medicine, number one? Number two, if medicine needs to be given, is that the first resort? मतलब पहली बार में मेडिसिन दे देनी चाहिए कि पहले कुछ थेरेपीज करानी चाहिए, या इसकी कोई जो हमारी डीएसएम गाइडलाइंस है या निमहंस हैं, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताइए सर। मैम, सबसे पहले ना तो कोई थेरेपी देनी चाहिए, ना ही पहले मेडिकेशन देनी चाहिए। सबसे पहले बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए। ठीक है। पहले डायग्नोस्टिकली ये क्लियर होना चाहिए क्या सच में बच्चे को एडीएचडी है या नहीं है, या कोई और अंडरलाइंग साइकेट्रिक इलनेस है या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जी। अंडरलाइंग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में ऑटिज्म भी आता है, कंडक्ट डिसऑर्डर भी आता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो बहुत सारे चिल्ड्रन के जो सिम्टम्स होते हैं वो अंडरलाइन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के होते हैं, जो कि अननोटिस होते हैं या मिसडायग्नोज होते हैं एज एडीएचडी। राइट। Sometimes the ADHD symptoms are also overlapping or misconfused with other illness। तो ये फर्क बहुत होना जरूरी है। जी। पहली बात ये मैम। दूसरी बात कि आई डोंट नो अबाउट pediatrics, but in psychiatry according to DSM-5 जी। we follow a guideline, or ICD-11 we follow a guideline and we strictly follow it. It clearly states that any medications or the diagnosis will only be accurate
after 7 years of age. Right. Till that time, the symptoms may overlap or symptoms may keep varying. So you might not, even the reporting of the parents will be wrong, and they would not appropriately report the symptoms. So there are high chances कि वो गलत हो सकते हैं या बच्चे के बिहेवियर को गलत इंटरप्रेट किया जा सकता है until unless एक जो क्राइटेरिया एज है 7 years, जब तक वो ना पहुंचे तब तक डायग्नोसिस मेरे हिसाब से आप अंडर ऑब्जर्वेशन करके ट्रीट कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, कंट्रोल नहीं आ रहा है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, तो आप मेडिकेशन दे सकते हो अकॉर्डिंग टू माय क्लिनिकल नॉलेज। लेकिन सही डायग्नोसिस बच्चे का होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो सर जैसे क्लास 1 में आप बच्चा चला गया, ही इज लाइक 6 to 7 years ओल्ड और बैठ नहीं रहा है, और क्लास 1 में तो आपको बहुत एकेडमिकली फोकस होना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, बोर्ड से नोट करना है, मैम का कमांड फॉलोइंग करना है, क्यू में चलना है, सर्कल टाइम में बैठना है। बच्चा नहीं बैठ रहा है, बहुत बारी इंस्ट्रक्शंस देने से भी नहीं बैठ रहा है। तो डू यू थिंक थेरेपीज लाइक सीबीटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दिस कैन हेल्प टू रेगुलेट द एनर्जी इन द चाइल्ड? Yes, definitely. See, any therapy or any exercise which can fix the behavior of a child before medication, it will only benefit the child. We are not here to discuss what is good or bad for the child, but anything which is keeping him healthy mentally, organizing his behavior, keeping him in rational mind, any parent should go for it. And it is must. थेरेपी के बाद अगर ऑक्यूपेशन थेरेपी के बाद देखो, थेरेपीज और ऑक्यूपेशन थेरेपी एक एडिशनल चीज होती है। राइट। पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, वो दोनों दो केस होते हैं। पहले पेरेंट्स थेरेपीज पे जाते हैं, जी। फिर वहां से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि थेरेपी और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स या ऑक्यूपेशन थेरेपी ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में एक रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल। ये इयर्स एंड इयर्स ऑफ प्रोसेस है। जी। And patient have to be quite, the parents have to be quite patient, यस। because mostly क्या होता है, पेरेंट्स जो हैं पेशेंस लूज करते हैं, फिर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर उनको सच में एक सही डायग्नोसिस, साइकेट्रिस्ट एक डायग्नोस करते हैं, उस हिसाब से दवाई चलाते हैं। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाई ही चलेगी, उसके साथ साथ थेरेपी चलते हैं, तो वो चाइल्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और उस प्रोसेस से अगर कोई भी पेरेंट चाहता है थेरेपी के साथ और ये मेडिकेशन के साथ, तो चाइल्ड का इम्प्रूवमेंट रेट 90%, 95% तक हो जाता है। एब्सोल्युटली। सो इट इज वेरी एफिकेशियस। So एब्सोल्युटली। debate is not about medication or therapy. The the solution is anything which helps your child. मैं ये कहता हूँ, आपका अगर कोई भी बच्चा, मतलब किसी भी बच्चे में कोई भी व्यवहारिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, अगर वो थेरेपी से सही हो रहे हैं तो थेरेपी लीजिए, और अगर वो मेडिकेशन से सही हो रहा है तो मेडिकेशन लीजिए। और मेरे हिसाब से मेरा क्लिनिकल जो जजमेंट कहता है वो कहता है दोनों ही चिल्ड्रन के लिए बेस्ट होते कॉम्बिनेशन। हैं। कॉम्बिनेशन। यस। यस। बच्चों में ना सबसे ज्यादा मदर स्पेशली परेशान हो जाती है कि मेरा बच्चा अच्छे से लिखता नहीं है। एट सर्टन एज हम समझ सकते हैं कि बच्चा लिख नहीं रहा, जैसे कि तारे जमीन पे दिखाया गया था, उसको शब्द जो वर्ड्स हैं उड़ते हुए नजर आते हैं, वो नहीं समझ पाता है कि ये बी है कि डी है, रीडिंग नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो ये किस तरह का इशू होता है, इसका क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं और इस क्या मैम, ट्रीटमेंट होता है? इसमें रीना जी, ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके विभिन्न विभिन्न नाम है, कैटेगरी हैं, लेकिन आई थिंक द राइट वर्ड हेयर वुड बी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। किसी को कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है, किसी को सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होता है, किसी को वर्ड को कॉम्प्रिहेंड कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम होता है। तो ये बच्चों में आजकल बहुत कॉमन हो गया है, और ये कहीं ना कहीं ओवरलैप भी होता है आईक्यू या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से। ओके। आजकल जो बच्चे बर्थ से पहले जन्म लेते हैं, या बर्थ के बाद जो 9 मंथ का पीरियड होता है उसके बाद, मतलब जो 9 मंथ के पीरियड के बाद जो जन्म, जो प्री टर्म पोस्ट टर्म होता है, उसके बाद जो जन्म लेते हैं, उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा कॉमन होती है।
और उसकी वजह से स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स क्वाइट कॉमनली उनमें मिलता है। तो हमें इसमें दोबारा ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी पड़ेगी बच्चे की पेरेंट्स के साथ, कि जन्म, इसलिए बच्चों में हिस्ट्री, चाइल्ड डेवलपमेंटल हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है, कि जन्म कब हुआ, क्या हुआ, क्राइंग डिलेड थी नहीं थी, बर्थ कैसा था, ठीक है, फुल टर्म था, प्री टर्म था। ये सारी डिटेल्ड इवेल्युएशन के बाद ही हम एक इवेल्युएशन करते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है बच्चे में, या वाकई में स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, या दोनों ओवरलैप है, किसी की वजह से कुछ हो रहा है। तो सर एसएलडी जैसे आपने बताया, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एसएलडी जिसे हम कहते हैं, तो उसमें डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया जिसमें राइटिंग रीडिंग दोनों कवर हो जाते हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी के कैच नहीं कर पा रहा है, स्लो है, तो डायग्नोस हो गया, लेट्स से कि आ जाता है कि बच्चे को एसएलडी है, देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप शुड बी, एक तो पेशेंस, सबसे पहला स्टेप पेशेंस होता है पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे से ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, केयर गिवर बर्डन होता है उनमें, और वो इतने पेशेंटलेस होते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आज ही करना हाँ चाहिए। जी, लिख रहे हैं, तो हाँ। बच्चे को स्मॉल 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 टास्क देना पड़ेगा, हम्म। छोटी छोटी, मतलब, और उसको अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक स्पेशल एजुकेटर रख सकते हैं, स्पेशल ट्यूशन दे सकते हैं, जो कि उसको बताए और उसको प्रैक्टिस करवाए कि बेटा ये वर्ड ऐसे लिखना है। मतलब आई नो ये काम मदर्स करती हैं बहुत, अभी भी कर रही हैं। बहुत मदर्स सोचती हैं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सिखाऊं अपने बच्चे को, लेकिन मदर्स को ये सीखना होगा कि ये प्रॉब्लम है और इसके लिए हेल्प लेनी चाहिए। स्पेशल एजुकेटर होते हैं इस चीज के लिए, और वो उसको करेक्ट करने में मदद करते हैं। उस अगेन मैं कहता हूँ ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, या कोई लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन हाँ करेक्ट डेफिनेटली हो सकता है। सर स्पेशल एजुकेटर जैसे आपने मेंशन किया, डॉक्टर अंकित दरल, स्पेशल एजुकेटर और ट्यूशन टीचर में क्या तीन मेजर डिफरेंसेस होते हैं? मैम, ट्यूशन टीचर और स्पेशल एजुकेटर में एक तो दोनों की अलग अलग डिग्री होती है और अलग अलग पॉइंट होता है, नजरिया होता है। टीचर सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, राइट। टीचर सिर्फ होमवर्क देता है, उसे ये मतलब नहीं है कि वो कैसे कर रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और आई थिंक टीचर इतने ओवर बर्डन होते हैं कि दे कैनॉट फोकस ऑन ईच चाइल्ड। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस। A teacher cannot give a specific attention what a special child needs at that point of time, and that is what it is making a huge difference. स्पेशल एजुकेटर क्या होता है कि जब एक प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद, जब एक प्रॉपर आप एक मतलब डायग्नोसिस के बाद एक प्रॉपर एक डेफिसिट जो बच्चे में आ रहा है, जो उसको कॉम्प्रिहेंड करने में मान लो प्रॉब्लम आ रहा है, या लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, या ड्राइंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है, जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो वो स्पेशल एजुकेटर उन चीजों पे ही, वो स्पेशल एजुकेटर ये नहीं कि आपके भाई इस क्लास के होमवर्क पे ध्यान दो, कि टीचर ने जो बोला है वो करो, पोएम रिसाइट करो, वो उस पे ध्यान नहीं देगा। जहां प्रॉब्लम है वो उस पे मेजरली फोकस करेगा, एंड ही विल हेल्प यू, गाइड you and make your child perfect in it, okay in it. So that is why his total attention will be specially for राइट। your child betterment and mental health. Absolutely correctly said. So first is qualification, which is very different for an educator and a tuition teacher. And number two, which is कितना अच्छे से आपने बताया कि ट्यूशन टीचर विल ओनली फोकस ऑन होमवर्क और कंप्लीशन ऑफ द टास्क, एजुकेटर जो है ना वो फोकस करेगा कि प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो, लिख क्यों नहीं पा रहा है, अच्छे से लिख क्यों Yes, नहीं सकता है, या रीड बना क्यों नहीं क्यों नहीं पा रहा पढ़ है। सकता है, हाँ बता क्यों नहीं पा रहा है। सो यस, आई थिंक ये बहुत मेजर दो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये भी गलती कर रहे हैं कि क्योंकि नॉन अवेयरनेस बहुत ज्यादा है कि स्पेशल एजुकेटर थोड़ा चार्जिंग में हाई रहते हैं, तो वो ट्यूशन टीचर के पास भेज देते हैं, ट्यूशन टीचर में ऑलरेडी 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो फिर वो उधर ही स्टक होके रह जाता है, एंड इट गोज लाइफ लॉन्ग। व्हाट इज एडीएचडी टर्मिनोलॉजी, एंड आर देयर एनी टाइप्स ऑफ एडीएचडी, वो बताएंगे थोड़ा सा?
हम तीन टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू ICD-11। ADHD का फुल फॉर्म पहले मैं बता देता हूँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं इसको। ठीक है। और इसके तीन टाइप होते हैं, एक तो इनअटेंशन टाइप होता है, जी। दूसरा हाइपर एक्टिविटी टाइप होता है। चार टाइप होता है बेसिकली। और तीसरा होता है कंबाइंड होता है, कंबाइंड टाइप होता है, और चौथा होता है अनस्पेसिफाइड टाइप। ठीक है। तो बेसिकली थ्री टाइप का होता है। अनस्पेसिफाइड टाइप कोई टाइप नहीं होता, लेकिन ICD में जो 11 में तीन टाइप का बेसिकली हम फोकस करते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों में सिर्फ इनअटेंशन की प्रॉब्लम होती है, कई बार क्या होता है सिर्फ हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, अटेंशन सही है हाइपर एक्टिविटी ज्यादा है, और कई बार क्या होता है दोनों में ही प्रॉब्लम है। कॉम्बिनेशन होता है। आज जो मेजोरिटी लोग चिल्ड्रन में जो मैं बता रहा हूँ मेजोरिटी में कंबाइन आता है। यस। कंबाइंड टाइप का क्वाइट कॉमन है यस। चिल्ड्रन। एडल्ट में इनअटेंशन टाइप ज्यादा कॉमन हो गया। राइट। तो सर ADD और ADHD, हाउ आर दे डिफरेंट? मतलब कि आपका फोकस नहीं लगता है किसी भी टास्क में, जो मतलब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप अभी बात ही कर रहे हैं, आपने बोला कुछ और मैंने नहीं समझा, या उसको कुछ और समझ लिया, या मेरे दिमाग में मल्टीपल टास्क चल रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, तो ये इनअटेंशन जो कि कमांड को कॉम्प्रिहेंड करने में डेफिसिट सी शो कर रहा है, उसको ADD आप जैसे आपने बोला वैसे कह सकते हैं उसको। और ADHD में ये फर्क है कि दोनों उसमें अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी दोनों प्रॉब्लम होती है, उसी का सब टाइप ADD। सो डॉक्टर अंकित, अगर लेट्स से बहुत सारे पेरेंट्स अभी बात कर रहे हैं हाइपर एक्टिविटी की, ADHD के बारे में जानकारी उपलब्ध कर रहे हैं बाय सर्चिंग, बाय टॉकिंग टू प्रोफेशनल्स, बट बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि इग्नोरेंस में, नॉन अवेयरनेस के कारण सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं और बच्चा मार खा के, गुस्से से या शाउटिंग से बड़ा होता है। अब इस केस में जनरली देखा जाता है कि बच्चा एक एंग्री पर्सन बनने लग जाता है। तो यही बच्चा जब टीन बनेगा या एडल्ट बनेगा तो किस तरह के चैलेंजेस रहेंगे उसके लाइफ में? मैम सबसे बड़ी बात तो अगर आप एक बच्चे को, बच्चे बड़े कोमल होते हैं, बड़े अब, मतलब भगवान की एक अद्भुत क्रिएशन है। बच्चों से प्यारा प्योर सोल कोई नहीं है इस वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में मैं कह रहा हूँ, दे आर सो इनोसेंट, सो लाइक एंजल, इतने प्यारे होते हैं। तो मैं मतलब भगवान की सच में एक देन होती है। दूसरा मैम, अगर आप किसी बच्चे की प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, अगर आप कोई भी पेरेंट बच्चे को बार बार कर्स करेगा, बोलेगा, डांटेगा, मारेगा कि तू फेल हो गया है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू तेरे नंबर फिर कम आए हैं। आज पेरेंट्स ये सब शब्द बोल तो देते हैं लेकिन वो मेंटली बच्चे को तोड़ रहे हैं। बच्चा क्या करता है, ये सब चीजों को पहले तो कोप अप करने की कोशिश करता है। कैसे कोप अप करता है? टेंट्रम से, बिहेवियर से, मील्स को स्किप करके, जब वो बच्चा होता है। राइट। धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा होता है मैम, वो स्मोकिंग पे आ जाता है, हर चीज का डिफेंस ढूंढने लगता है, कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढने लगता है। जी जी जी। स्मोकिंग पे आ जाता है, लाइंग पे आ जाता है, चीटिंग पे आ जाता है, और नशे पे आ जाता है। सेल्फ हार्म टेंडेंसी बच्चों में बहुत बढ़ जाती है। बच्चों में ये एक भावना आ जाती है, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, आई शुड लीव दिस वर्ल्ड। तो ये मेजर जब ड्रॉबैक पर्सनैलिटी में धीरे धीरे बनने लगते हैं, फिर बच्चा एक क्लासिकल साइकेट्रिक इलनेस डेवलप करने लगता है। एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सुसाइडल आइडिएशन, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, ये सारे कॉमन डिसऑर्डर्स उसमें आने लगते हैं। और फिर वो पर्सनैलिटी उसकी वैसे एक तो पर्सनैलिटी बन जाती है, और फिर वो डिसऑर्डर का भी शिकार हो जाता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो कहने का मतलब ये है कि अगर बचपन में कोई भी आपको मेंटल इश्यूज या साइंस दिखें तो एक बार कंसल्टेंसी जरूर लें, अपने डाउट्स जरूर क्लियर करें ताकि बच्चे की लाइफ लॉन्ग इश्यूज ना हो जाएं। एडवोकेट प्रियांशु श्रीवास्तव जो 25 साल के थे, उन्होंने कानपुर कानपुर कोर्ट बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लिया था रिसेंटली, एंड ही सेड दैट माय फादर शुड नॉट टच माय बॉडी। और उन्होंने नोट में रीजन लिखा है कि जब मैं 6 साल का था
तो मैंने रेफ्रिजरेटर से मैंगो जूस बिना किसी से पूछे पी लिया था, और उसके लिए मेरे को स्ट्रिप ऑफ करके घर से बाहर निकाल दिया गया था। जब वो 6 साल के जी। थे ये इंस्टेंस हुआ, और जब वो 25 साल के थे उन्होंने सुसाइड किया। तो कितना जरूरी है कि पेरेंट्स समझें कि स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन एक बात है, बट बच्चों को डिसरिस्पेक्ट करना, बच्चों को ह्यूमिलिएट करना, बच्चों को बताना कि यू आर गुड फॉर नथिंग जब वो छोटे होते हैं, कैन गो टू दिस लेवल, उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए सर। आई एम श्योर यू मस्ट बी मैम, एक्सपीरियंसिंग सो मेनी ऑफ दीज केसेस एज अ सुसाइड बहुत से एक्सपर्ट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये आप अच्छा कि आपने एक केस हाईलाइट करा। ये तो चलो आपने एक केस हाईलाइट करा है, ऐसे बहुत से केस है जो कि अनहाईलाइटेड जा रहे हैं सोसाइटी में। इतने केसेस है, इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स की वजह से हो, चाहे जैसे आपने इंसिडेंस बताया, जी जी चाहे वो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से हो, जी चाहे वो मतलब XYZ जी XYZ रीजन होते हैं बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों को डील करना आज बहुत डेलिकेट मैटर हो गया है। जी इट हैज बिकम वेरी वेरी क्या कहते हैं उसे, इतना सेंसिटिव। सेंसिटिव मैटर हो गया है, सेंसिटिव मैटर हो सकते हैं, हो गया है कि आज पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैं अपने बच्चे को कैसे बात करूं। यस। क्योंकि बच्चा आज इतने सेंसिटिव मतलब इतना सेंसिटिव हो गया है, इतना सेंसिटिव हो गया है, इतना सेंसिटिव हो गया है। अगर आप थोड़ी सी भी आवाज में बच्चे को कुछ बोल दोगे, यू नेवर नो कि बच्चे ने उसे कैसे परसीव किया है और वो कैसे उसकी मेंटल हेल्थ पे टोल ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये मैंगो का बोला कि उसको बहुत दिनों बाद जब बड़ा हुआ तो उसने सुसाइड करा, और उसने नोट में लिखा कि मेरे पेरेंट ने मैंगो के लिए बोला था इसलिए मैं, इसका मतलब वो डीपली कहीं ना कहीं उस लॉयर को इफेक्ट किया था, जो कि वो शेयर नहीं कर पाया या कोई उससे बात नहीं कर पाया। आज बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, बेटा हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर स्कूल, व्हाट डिड यू डू, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, व्हाट आर देयर नेम्स, अगर ये बेसिक इंक्वायरी आप अगर नहीं करेंगे तो बच्चा आपसे डिस्कनेक्ट होता जाएगा। और जैसे जैसे डिस्कनेक्शन बढ़ता जाएगा, वो पेरेंटिंग में भी और बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्डअप में भी गैप आता जाएगा। बिकॉज यू आर नॉट अवेयर हाउ योर चाइल्ड इज बिहेविंग और हाउ इज बिल्डिंग अप। और कभी कभी वो गुस्सा भी करता होगा तो आप उसको इग्नोर करके भी, कोई बात नहीं, बच्चा है, कर दिया, हो गया, देख लिया। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकी बिहाइंड एन इमोशन whenever a child is carrying out or an adult is carrying out. Every emotion should be valued, it should be voiced, it should be expressed. एक्सप्रेस्ड, यस। And yes, it can only be done when you are close somewhere to the other person. अगर आप किसी भी बच्चे के इतने पास रहेंगे या एडल्ट के साथ भी, तो आपको उसके इमोशंस को सोचने, समझने और उसको बताने के लिए तरीके आएंगे, समझाने के तरीके आएंगे, और उसके बिहेवियर को तभी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर दूर है, जितना दूर है ना तो आपको बिहेवियर पता चलेगा ना इमोशन समझ में आएगा। और आप सिर्फ ये ऑफिस से गए, वाइफ ने बताया इसने काम नहीं करा, या टीचर का मैसेज आया कि भैया आपके बच्चे ने नंबर कम का स्कोर किए हैं, आप सीधा आते ही क्या करते हैं, आके चिल्लाने लगते हैं या ये बोलने लगते हैं यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट इन, यू आर इनकॉम्पिटेंट, आपकी वजह से ये हो रहा है, आप किसी चीज के लायक नहीं हो, यू शुड बी मोर फोकस्ड, आपको ध्यान देना चाहिए, आप और ज्यादा इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। तो ये सारी बातें ऐसे होती है। सो Okay. Dr. Ankit Dharal, my question to you is now for teens specifically, because teens are struggling these days. क्या हो रहा है कि उनको ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी पेरेंटिंग हो रही है उसके लिए हमारे पेरेंट्स हमें समझ नहीं पा रहे हैं, मीन्स वी आर थिंकिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ आवर पेरेंट्स वांट अस टू बी। क्योंकि
तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एडीएचडी के साइंस टीन्स में कैसे विजिबल होते हैं? व्हाट आर द थ्री टॉप साइंस दैट आर लाइक क्रॉनिक फॉर एडीएचडी सिग्नल, कि ये बच्चे को डायग्नोसिस के लिए लेके जाना चाहिए? तो मैम फिजिट करता रहेगा बच्चा, फिजिट करेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, स्मोकिंग ज्यादा करेगा, सब्सटेंस के बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस का यूज ज्यादा करने की कोशिश करेगा या करता भी होगा। और स्टिमुलेशन, है ना, स्टिमुलेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसमें कंटेंट बार बार स्वाइप करेगा, है ना, क्योंकि उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए और उसको इंस्टेंट वो चाहिए। तो कि एक डोपामिन हिट मिले, तो बार बार स्क्रॉल करेगा, इनपेशेंट रहेगा, इधर से उधर पेस करेगा। तो ये बेसिक कॉमन साइंस हैं जो कि आज अननोटिस जा रहे हैं। लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि अगर ये साइन आप नोटिस करेंगे तो मे बी ये प्रॉब्लम लिमिट हो सकती है, या उसको चैनलाइज कर सकते हैं, सॉल्यूशन फोकस हो सकता है। तो डॉक्टर अंकित, पेरेंट्स जनरली ये साइंस इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये तो बहुत जेनरिक साइंस हैं किसी भी टीनेजर में, कि माँ बाप से बैक टॉक करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, डोर शट डाउन कर देते हैं, हमेशा दोस्तों में रहना चाहते हैं, या मोबाइल बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हैं। तो अगर बैड बैड टॉक करना कोई, मैं ये नहीं कह रहा वो एडीएचडी है या कोई मानसिक बीमारी है। कंडक्ट और बिहेवियरल प्रॉब्लम बच्चों में होती है ना। लेकिन फर्क ये होता है, कुछ प्रॉब्लम्स और बिहेवियर मॉडिफाई हो सकते हैं और हो भी जाते हैं बाय प्राइमिंग। प्राइमिंग इज डन ईदर बाय द केयर गिवर्स, दैट इज पेरेंट्स, और बाय द स्कूल केयर गिवर्स, टीचर्स। तो स्कूल भी बच्चा इसलिए जाता है ताकि प्राइमिंग हो, बिहेवियर, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे रेसिप्रोकेट करना है, कैसे जेस्चर दिखाने हैं। तो ये प्राइमिंग पे वो होता है, कंडक्ट डिफाइन होता है और मॉडिफाई होता है। इसमें और भी मैम कुछ पूछना था आपका, बेसिकली क्या मेरे क्वेश्चन ख्याल था? से मेरे ख्याल से ये है कि अगर बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है कि कंट्रोल ही नहीं आ रहा है बच्चा, और टीनेजर कुछ कुछ इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं, आपके पास भी केसेस आ रहे होंगे आई एम श्योर, कि टीनेजर बिहेवियर में बहुत ज्यादा इम्पल्सिविटी है, बहुत ज्यादा बात नहीं मैंने मानता, ये हो गया है। वही पॉसिबिलिटी के मैम, सही कह रहे हो आप, बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो वो कारण रूल आउट करना पड़ेगा। इम्पल्सिटी आज उन बच्चों में मैं देख रहा हूँ जिन बच्चों के पेरेंट्स को टाइम नहीं है, सुबह निकल जाते हैं और शाम को दोनों आते हैं पेरेंट्स। पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली कल्चर होता था। मान लो पेरेंट्स बाहर हैं तो दादा दादी चाचा चाची सब है देखने के लिए। जी। आज सब न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आ गया है। पेरेंट्स बाहर हैं और बच्चों को कौन देख रहा है? मेड देख रही है, या पड़ोसी के यहाँ छोड़ के जाते हैं कुछ पेरेंट्स को। तो पड़ोसी के घर में या मेड क्या बिहेव करती है, बच्चा वो पिकअप करता है। मैंने आपको बोला ना मैम, जितना आप बच्चों को टाइम देंगे, जितना उनके पास रहेंगे, उतना उनका बिहेवियर अच्छा होता जाएगा। उनके, मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट बनेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, मान लो, और ये भी नहीं है कि अगर पेरेंट्स पास है तो नेगेटिव इमोशन नहीं आएंगे या नेगेटिव चीजें नहीं आएंगी, आएंगी। लेकिन पेरेंट पास होने का मतलब ये है कि आप उसको चैनलाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हैं, राइट। जो राइट। कि आज नहीं हो रहा है। आज बच्चों को सही गलत बताने वाले लोग नहीं है मैम, रीना जी। आज बच्चों को सही गलत बताने वाले लोग नहीं आई है थिंक पेरेंट्स कि भी बच्चे को। डरते हैं बताने से कि ये कुछ कर ना ले, ये घर नहीं छोड़ दे, या कुछ पेरेंट्स, रॉन्ग ये स्टेप सही ना कह ले। रहे हैं, पेरेंट्स इसलिए डरते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। अगर कनेक्शन होगा तो डरेंगे नहीं। उन्हें पता है वो कनेक्शन क्यों नहीं है, वो सुबह बाहर जाते हैं, रात में आते हैं, उनको सो स्ट्रेस बाहर होता है। वर्क प्लेस स्ट्रेस है, आपका जो ऑफिस में कुछ दिक्कत है, या गाड़ी खराब हो गई, या डेली लाइफ स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, है ना, कैसे चीजों को प्लान करना है उस चीज का भी स्ट्रेस है, कोई किसने क्या कह दिया वो भी स्ट्रेस है। तो उनके पास मल्टीपल स्ट्रेस है। वो चाहते हैं जब मैं घर आता हूँ या हम आते हैं तो हमें टेंशन नहीं चाहिए,
बच्चे को डांटेंगे नहीं, बच्चे को टोकेंगे नहीं, सही तरीका नहीं बताएंगे, लेट हिम डू। फोन पे बैठा है, कोई नहीं, करने दे यार, भड़क नहीं चाहिए। पानी पीता हूँ, आराम से चाय पीता हूँ, लेट मी ऑल्सो सी व्हाट मूवी इज देयर और व्हाट रील्स आर गोइंग ऑन। तो ये प्रैक्टिकल चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी वो बातें हैं जो मैम आज प्रैक्टिकल है, जो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन इस करने के लिए लोग सामने नहीं आ रहे हैं, या एड्रेस नहीं कर रहे हैं, या कोई मेजर नहीं ले रहे हैं। ADHD साइंस इन टीन्स जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल बच्चे जो टीनेजर हैं वो भी बहुत चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे डायग्नोसिस हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं एज पेरेंट्स। तो ADHD साइंस इन टीन्स, टॉप 5 साइंस अगर आप बता पाए। Top 5 signs for ADHD is: number one is hyperactivity and impulsivity. ठीक है। A person or a child who's very hyperactive, very impulsive, टिक के नहीं बैठ रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कोई टास्क देते हो, पढ़ाई का काम देते हो, वो नहीं पूरा कर रहा है, छोड़ के भाग रहा है, तो आपको सबसे पहले ये साइन एडीएचडी को कंसिडर करना चाहिए। दूसरा है पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आपका बच्चा बार बार कम नंबर लेके आ रहा है, पढ़ नहीं रहा है, या परफॉर्मेंस उस में फेल हो रहा है, स्कूल में फेल हो रहा है, परफॉर्मेंस में डिक्लाइन हो रहा है, तो आपको ये दूसरा साइन नोटिस करना चाहिए कि शायद ये एडीएचडी का साइन हो सकता है। राइट। तीसरा, एडीएचडी किड्स आर पुअर इन सोशलाइजेशन। ओके। they do not they do not engage very well। वो टिक टिक के बैठते हैं, और कोई भी किसी से भी इंगेज, जब वो टिक टिक के नहीं बैठते हैं और किसी भी रिलेशन में इंगेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और सोशल काम में वो उसे पूरा भी नहीं कर पाते हैं। कोई भी काम भी दोगे ना आप सोशली, मान लो बेटा आप इसके साथ बाहर तक चले जाओ, तो वो उस काम में भी हाइपर एक्टिवली या तो उसको कंप्लीट करेंगे या अधूरा छोड़ देंगे। हम्म। तो ये सबसे मेन है। चौथा है सब्सटेंस। एडीएचडी बच्चा हमेशा ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब्सटेंस या शुगरी फूड आइटम्स को कंज्यूम करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसके ब्रेन में एक कामनेस मिले, एक रिलीफ मिले। पुअर फोकस। आज बच्चों में फोकस भी बहुत कम होता जा रहा है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, बट इवन इफ वी आर टॉकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को कुछ कहा या मैंने आपको कुछ बोला, तो एडीएचडी वाला बच्चा जो मैंने कहा उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा, और उसके बदले में जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई दूसरा आंसर दे देगा, विच विल नॉट मेक अ सेंस। तो फोकस इन कमांड और कॉम्प्रिहेंशन इज लैकिंग इन दी चिल्ड्रन विद एडीएचडी। सो दीज आर द टॉप 5 साइंस। अगर आपके बच्चे को ये 5 साइंस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो टू अ साइकेट्रिस्ट फॉर ट्रीटमेंट और वॉट एवर हेल्प यू नीड। So, Dr. Ankit Dharal, we are doing a rapid fire with you. Are you ready? हाँ मैडम बोलिए। Okay. यस डेफिनेटली मैम। ADHD is genetic, true or false? यस, इट इज ट्रू, इट कैन बी जेनेटिक। ADHD can affect sleep. Definitely. ADHD do hamper your sleep because the child is very hyperactive throughout the day. Sugary items can affect ADHD or aggravate ADHD. True. Screen time हाँ, can cause ADHD, true or false? false. It cannot cause ADHD, but it can aggravate ADHD. Children are born with ADHD because they are neurodivergent, true or false? True. Bad parenting is a cause of ADHD. False. Parenting cannot cause you ADHD. ADHD children are dumb and have low IQ. False. ADHD people do not have low IQ. It is just that they are having problem of inattention. Their IQ is subsequent and enough. ADHD can be improved with therapies at right time. Yes, ADHD hyperactivity part can be improved with therapies, definitely, and even
in some cases, inattention is being improved. Okay. ADHD get resolved once the child grows up as a teen or adult. It may worsen also. It may, it may get better also. It depends on how you are dealing with the person. If you're taking help, if you're going to a doctor, definitely it can be better and best. But it can worsen if you're not seeking help. Medicine is the only solution for treating ADHD in children. In most cases, ADHD, uh, in most cases, medicines do work, are better for ADHD. Neither the medication nor therapy are sole treatment for the ADHD people. Can green play and outside play help in improvisation ADHD? Definitely, you can channelize the behavior. So, in best of the patient's concern, channelizing the behavior and for getting the goal out of it is the main focus of a doctor. So, yes, if behavior is channelized, patient can improve. Water therapy and swimming can help calming down the nervous system for ADHD children. See, any kind of therapy, not water therapy, any kind of therapy can help any person, not just ADHD, to calm down. But that calm down process is just for a little time. So we have to again and again practice the child with therapies and any kind of treatment. Okay. The teens are struggling with sleep nowadays. The teens are awake till 3 a.m., 4 a.m. in the morning कि नींद नहीं आ रही है. Do you think screen times are responsible for this? And do you think lack of setting boundaries for children is responsible for this? आपका क्या opinion है इस पे? बिल्कुल सही बात है. Boundaries first, second is screen, and third is substance. Three main factors for poor sleep is bound. There are not healthy boundaries discussed with children. No healthy routine is discussed. Point number two, the screen limitations are not there now because parents do think that if we tell them again and again, they might get impulsive or aggressive, or they also feel concerned कि क्यों बेफालतू में परेशान करना है. Let us also be at calm peace. Point number three is excess of caffeine, sugary food, yes, and any kind of substance are the main reason for poor sleep in teens today. Are the main reason. आजकल क्या हो रहा है ना कि प्रोटीन बार्स बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं, बट जब भी मैं प्रोटीन बार लेती हूँ तो मैं या कुछ भी प्रोडक्ट लेती हूँ तो आई रीड लेबल्स, तो मैं देखती हूँ कि प्रोटीन तो सिर्फ बहुत मिनिमल है, 2 ग्राम या 1 ग्राम. शुगर इज सो हाई, अदर ऑयल्स, पाम ऑयल, ये सब बहुत हाई रहते हैं. तो ये जो मदर्स बिलो 10 बच्चों को प्रोटीन बार सोच के खिला रही है, what 3 things that they should be very conscious about? मेरे हिसाब से तो बच्चों को बिलो 10 प्रोटीन बार्स तो देनी ही नहीं चाहिए. It is my personal opinion, and as a psychiatrist also I can tell this. They are full of artificial flavors which are definitely very much high in sugar content. आपको लिखा कुछ है, होता कुछ है. ठीक है, आप यू नेवर नो. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 चम्मच चाय में चीनी डालते हैं, हमें पता तो है कि 1 चम्मच है. उस इतनी सी बार में कितनी चम्मच शुगर है ये आपको नहीं पता है, मिसलीड करा जाता है मोस्टली. तो शुगर सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम है फॉर नॉट ओनली फॉर मेडिकल कंडीशंस बट ऑल्सो फॉर मेंटल हेल्थ कंडीशंस. Okay. It can give you quite dopamine high. It can make you hyperactive. It can make lower down your stress. It can increase the dependency on sugar. It can. सबसे पहले तो thank you so much for showing up on our show and taking out so many things in detail, and it is very informative. I'm sure a lot of people will get help out of this. And I want to hear from your side, like for SAR Holistic Wellness, how do you think the SAR Holistic Wellness can make an impact in the field of mental health, especially for children and mothers?
या रीना जी, थैंक यू सो मच, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया है और आप इतना अच्छा जॉब कर रही हैं। You are in the touch with different organizations, spreading the awareness through your platform and your foundation. So that is a commendable job, first of all, Thank you. and it is helping lots and lots of people, parents, children, and yeah, definitely in future also, if any kind of help, I would be definitely glad to help you guys and keep up the good work. Thank you, sir. अवेयरनेस ही सबसे बड़ा की है जो कि सोसाइटी में डिफरेंस ला सकता है, और आप वो बहुत अच्छे से कर रही हैं। थैंक यू सर। सार होलिस्टिक वेलनेस का फाउंडर होते हुए मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि पेरेंटिंग, जो सब लोग कहते हैं ना, इसको सीखने की क्या जरूरत है। आई थिंक पेरेंटिंग इज अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। अगर आपने अच्छे से यस, पेरेंटिंग कर दी पहले 10 साल, तो बच्चा अपने आप बड़ा हो जाएगा। अपने प्लांट लगा दिया, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया कुछ साल, तो वो बड़ा पेड़ अपने आप बन जाएगा। दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड माय ऑर्गेनाइजेशन। और फाउंडेशन का कोर होता है मेंटल हेल्थ। अगर आपने मेंटल हेल्थ सॉर्टेड कर दी बच्चे की, तो दे आर functional enough, they are independent enough to accept any challenge, accept any struggle in their life calmly. लाइफ डेफिनेटली में मेंटल मुश्किलें मुश्किलें आएंगी, लाइफ में आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप कितने बिल्ड अप उसके लिए, कितना तैयार हैं, कितनी तैयारी है आपकी, वो मायने रखता है। बिल्कुल, मुश्किलें तो हर किसी की लाइफ में आएंगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ नहीं मैं स्ट्रोंग हूं कह के उससे डील करने की, अगर आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको बात करनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। तो ये व्यूवर्स के लिए मैसेज है मेरी तरफ से भी कि देखो भाई, आई नो सब स्ट्रांग है, हम सब स्ट्रांग है, होंगे। लेकिन हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर किसी का कोपिंग टाइप अलग होता है और डिफेंस अलग होता है। अगर आप कोप अप कर पा रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप कोप अप करने में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रांग नहीं है, आप फिर भी स्ट्रांग हैं। what you have to just do is you just have to reach out to a right person, whoever it may be, in your community, in your family, in your friends, in your neighborhood, or in a doctor. Even now doctors are your friends, so Yes. do keep this message. We are doctors by degree, but we are your friend, and we will definitely help you in any mode of possible ways, whether it's your stress, anxiety, coping with studies, or comprehension problem, any problem. Absolutely. जनरल छोटी बात भी बात करनी है ना, जैसे वेस्ट में होता है मैम, वेस्ट में ये होता है कि वो जनरल बात करनी है उनको, उसके लिए भी वो थेरेपी जाते हैं। तो आपको जनरल बात भी करनी है ना, तो उसके लिए भी हम डॉक्टर्स तो हैं ही, लेकिन उससे सबसे पहले हम दोस्त हैं जो कि कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल है। आपकी हर बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी, और ये हमारा वादा है आपसे, कितना हम आपको कभी भी जज नहीं करेंगे। बिल्कुल एंड बिल्कुल, सबसे बड़ी वी बात। वर्क एज अ टीम, एब्सोल्युटली। वी वर्क एज अ टीम। बात ये नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट को दिखाऊं, किसको दिखाऊं, ये दिखाऊं। बात यह है कि आपको हेल्प लेनी है और आपको हेल्प मिलनी चाहिए। तो इस टाइम में इस बात में मत वेस्ट करिए, बात प्रोसेस को डिले मत करिए, स्ट्रेस को बढ़ने मत दीजिए कि मैं किसको दिखाऊं, साइकेट्रिस्ट को दिखाऊं, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है। को। हाँ, अरे भैया, किसी को भी दिखाओ, बट यू शुड गो फॉर प्रॉपर हेल्प। यस यस, पहला स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ जाऊं, कंफ्यूजन है ना बहुत, तो पहला स्टेप कंफ्यूजन नहीं उठाओ। होना चाहिए, हाँ। कंफ्यूजन मत लीजिए, आप बस जाइए, आप बस एक किसी का दरवाजा खटखटाइए, और आप देखिए कितना खुश होकर आप अच्छा। बाहर आएंगे, गारंटी है, ये मेरी गारंटी, ये थैंक हमारी गारंटी है सर। Thank you so much, Dr. Ankit Daral, and it's fantastic talking to you. And I also look forward to many more collaborations because आगे आने वाले समय में हम और भी topics पे बात करेंगे आपके साथ. And definitely you are very been kind and very connecting and very generous to share all information that you carry for so long years. Thank you so much. थैंक यू रीना जी, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, कीप इट अप एंड कीप द प्रोसेस गोइंग ऑन। Hello, parents. If you find our podcast relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.